बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार चीज़ रोशनी है। रोशनी तमाम किस्म की, आपको पता है, शुआओं पर मुश्तमिल होती है। जितनी भी शुआओं की किस्में हैं इस दुनिया में, एक्स-रेज है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और भी जितनी किस्म की शुआएं हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करती है। इतनी रफ्तार कायनात की किसी और चीज़ की नहीं है। और इसकी रफ्तार है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। 1 सेकंड में 3 × 10 की ताकत 8, यानी 3 के पीछे 8 सिफरें लगा लें और आदाद गिन लें, गिनती गिन लें, तो ये 1 सेकंड में इतने मीटर सफ़र कर जाती है। यानी इतनी रफ्तार है इसकी। और अगर सेंटीमीटरों में हम मापें तो ये 3 × 10 की ताकत 10 सेंटीमीटर फी सेकंड है। 1 सेकंड में 3 के पीछे 10 सिफरें लगा के हम गिनती गिने, रकम को गिन लें, तो 1 सेकंड में इतने सेंटीमीटर फी सेकंड रफ्तार है रोशनी की। सबसे ज़्यादा रफ्तार है रोशनी की। और ये आपको पता है कि रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। 7 रंग होते हैं इसमें, और इन रंगों को अगर आप याद करना चाहें तो एक बेमानी सा लफ्ज़ है विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR। वी का मतलब होता है वायलेट, यानी बनफशी। आपने लफ्ज़ सुना होगा गुले बनफशा। ये जोशांदे में डाला जाता है, जो देसी जोशांदा हमदर्द का, करशी का और इस तरह मुख्तलिफ दवाखानों का बाज़ार में मिलता है। उसमें बनफशे के फूल होते हैं, और ये पौधा है बनफशे का। इसके फूलों को अगर आप गौर से देखें तो जो रंग इसके फूलों का है उसे बनफशी रंग कहते हैं, अंग्रेज़ी में वायलेट कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाला रंग या सबसे तेज़ रफ्तार रंग ये बनफशी होता है रोशनी के अंदर। और दूसरा होता है जामनी, इंडिगो। जामन, पका हुआ जामन जिस रंग का होता है, तो दूसरा रंग जामनी होता है। और तीसरा रंग होता है विबग्योर ग्रीन, यानी सब्ज। विबग्योर 3 रंग हो गए। ये ऊपर वाले, ऊपर से मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ तेज़ रफ्तारी के लिहाज से। सबसे ताकतवर रंग होता है बनफशी, उसके बाद होता है जामनी, उसके बाद ताकतवर होता है ये सब्ज, और उसके बाद वाई विबग्योर येलो, पीला। उसके बाद पीला रंग होता है, और उसके बाद ओ आता है ऑरेंज, माल्टा। माल्टा रंग होता है, और उसके बाद होता है रेड, सुर्ख। तो ये 7 रंग होते हैं रोशनी के अंदर। और जो सुर्ख रंग है वो सबसे कमज़ोर रंग होता है, यानी इसकी लहरें 1 सेकंड में सबसे कम फासला तय करती है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। ये मिल जाते हैं जब सारे रंग, तो ये रोशनी बन जाती है, सफ़ेद रंग बन जाता है। तो रोशनी में 7 रंग होते हैं। मैं बात कर रहा था रोशनी की रफ्तार की। तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाली चीज़ रोशनी है। और रोशनी 1 साल में कितना सफ़र तय करती है उसको नूरी साल कहते हैं। रोशनी 1 साल में जितना सफ़र तय करती है उसको हम नूरी साल कहते हैं। नूर का मतलब रोशनी, साल का मतलब साल। यानी 1 साल रोशनी चलती रहे तो जितना सफ़र तय कर लेगी इसे हम नूरी साल कहते हैं। तो इसको, नूरी साल को, मैं एक कथा की सूरत में
आपको समझाता हूँ कि रोशनी सबसे तेज चलती है। रोशनी सबसे तेज चलती है, इसके जैसी नहीं किसी की चाल। रोशनी, मैंने बताया आपको कि रोशनी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करती है। तो रोशनी सबसे तेज़ चलती है, इसके जैसी नहीं किसी की चाल, और एक बरस में जो सफ़र करती है इसको कहते हैं एक नूरी साल। तो ये नूरी साल की तारीफ़ है कि रोशनी सबसे तेज़ चलती है, इसके जैसी नहीं किसी की चाल, एक बरस में जो सफ़र करती है इसको कहते हैं एक नूरी साल। नूरी साल को अंग्रेज़ी में लाइट ईयर कहते हैं। लाइट रोशनी, ईयर साल। तो ये नूरी साल की मंजूम तारीफ़ थी। तो अज़ीज़ बच्चों, अज़ीज़ दोस्तों, बल्कि मैं मुखातिब हूँ छोटे बड़े जवान बूढ़े सारे बच्चों से, और मैं उनको सादा तरीन अल्फाज में जो कायनात के राज हैं, साइंस कायनात के राज हैं, और इनको मैं आसान अंदाज में समझाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं कामयाब भी होता हूँ, और भी बहुत से मौक़ों पे मैंने समझाया है। तो ये नूरी साल की तारीफ़ मैंने बताई आपको। उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। एक शेर की शक्ल में साइंस को समझाया जाए तो फिर ये हिस्से लताफत भी साथ देती है, उसमें शामिल हो जाती है, बात ज़रा और ख़ूबसूरत अंदाज में दूसरों तक पहुंचती है, तो दिलो दिमाग पर खुशी के असरात मुरतब होते हैं। ना कि मुंह लटका के आदमी बैठा रहता है, जब समझ नहीं आती तो मुंह लटका के बैठा होता है। इसके बाद मैं रोशनी की एक और ख़ुसूसियत आपको बताता हूँ। अगर सर्दियों में आप धूप में बैठे हों और ऊपर कुछ चादर आपने लपेटी हो, अपने ऊपर चादर डाली हो, तो सूरज की रोशनी उस चादर में से छन के आप तक आती है और आपको रंगीन हल्के हल्के से नज़र आते हैं। गोल गोल बुलबुले से हल्के से फ़ज़ा में घूमते हुए रंगीन, यानी रोशनी जो चादर से छन के आपके पास आती है, चादर के छोटे छोटे सुराखों से गुज़र के वो रंगों में बदल के आती है। वो इसलिए छोटे छोटे हल्के छोटे छोटे दायरे आपको नज़र आते हैं, रंगीन। बिल्कुल इसी तरह रोशनी एक मंशूर है, शीशे का एक आला होता है, टुकड़ा होता है, उसमें से जब गुज़रती है तो इन 7 रंगों में बट जाती है, जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि बनफशी, नीला, पीला वगैरह होता है उसमें। एक मेरा ख्याल है कि बी का तस्करा ब्लू, विबग्योर, नीले का तस्करा करना मैं भूल गया हूँ, तो विबग्योर उसी तरतीब के साथ नीला रंग भी इसमें शामिल है। तो 7 रंगों में बट जाती है ये रोशनी, किसी शीशे में से इसको गुजारा जाए तो ये भी इसकी एक खूबी है। इसके बाद आइए मैं एक और बात आपको समझाता हूँ मंजूम अंदाज में, नज़्म की शक्ल में। आपने इब्तदाई क्लासों में न्यूटन का कानून तो पढ़ा होगा। न्यूटन के 3 कवानीन हैं कि सबसे पहला है कि बड़ा सादा सा कि कोई जिस्म अगर साकन है, तो मैं ये नहर के पुल पे खड़ा हूँ, साकन खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक कुछ क़ुव्वत लगाकर आगे नहीं जाऊँगा, कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं लगेगी। यानी ये पुल के ऊपर ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये तिनके, ये शापर, ये पत्ते, तो ये पड़े रहेंगे जब तक इन पर बैरूनी क़ुव्वत नहीं लगाई जाएगी। और इसके साथ अगर कोई चीज़ चल रही है तो हमेशा चलती ही रहेगी, बशर्ते कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत लगाकर उसको रोका नहीं जाता। तो ये कानून इस तरह से हुआ कि अगर कोई जिस्म साकन है, खड़ा है, सुकून की हालत में है, तो वो सुकून की हालत में ही रहेगा, और अगर
चल रहा है तो हमेशा चलता ही रहेगा, बशर्ते के शर्त है उस पर एक लगती है, बशर्ते कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत ना लगे। इसकी सादा सी मिसाल आप ले लें कि मेज़ के ऊपर किताब पड़ी है अगर, तो वो मेज़ पर पड़ी ही रहेगी जब तक बाहर से हम क़ुव्वत लगाकर उसको हटाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं। और इसी तरह अगर आप फुटबॉल को ज़रब लगाते हैं अपने पाँव से तो फुटबॉल हमेशा हरकत में ही रहेगा, लेकिन हमारा मुशाहिदा है कि कुछ दूर जाकर फुटबॉल रुक जाता है, यानी उस पर बैरूनी क़ुव्वत लगती है तो रुकता है, वरना वो नहीं रुकता, वरना वो ना रुके। बैरूनी क़ुव्वत क्या है? ये मैदान, फुटबॉल के मैदान में ज़मीन के साथ वो रगड़ खा रहा है, हवा की रगड़ भी साथ शामिल हो रही है, ज़मीन की कशिश भी है। तो ये सारी बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो उसको साकन कर रहे हैं, जो उसकी हरकत को रोक रही है। ये ना हो तो जो जिस्म साकन है वो हमेशा साकन रहे, जो हरकत में है वो हमेशा हरकत में रहे। ये न्यूटन का पहला कानून है। तो इसको मंजूम शक्ल में इस तरह से बयान किया जा सकता है, नज़म की शक्ल में, शायरी की सूरत में, कि साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे, यानी जो साकन पड़ा है वो हमेशा साकन ही पड़ा रहेगा। साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे, और हरकत जो कर रहा है वो हरकत में ही रहे। साकन पड़ा है तो साकन ही पड़ा रहेगा, और जो हरकत कर रहा है वो हरकत में ही रहेगा। साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे, और हरकत जो कर रहा है वो हरकत में ही रहे, पर शर्त एक लगती है या इस कानून पर एक शर्त लगती है, पर शर्त एक लगती है या इस कानून पर बाहर से इस पे कोई ना क़ुव्वत लगा करे। यानी साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे, और हरकत जो कर रहा है वो हरकत में ही रहे, पर शर्त एक लगती है या इस कानून पर बाहर से इस पे कोई ना क़ुव्वत लगा करे। साकन पड़ा है वो साकन ही पड़ा रहेगा, जो हरकत कर रहा है वो हरकत में ही रहेगा, जब तक कि इस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं लगेगी। बहुत आसान सी बात है, और इसको आप एक क़ता की शक्ल में, नज़म की शक्ल में भी याद रख सकते हैं। और वो बहुत आसान है कि साकन पड़ा है जिस्म जो साकन पड़ा रहे, हरकत जो कर रहा है वो हरकत में ही रहे, पर शर्त एक लगती है या इस कानून पर बाहर से इस पे कोई ना क़ुव्वत लगा करे। तो इम्तिहान में भी इसकी तारीफ़ आए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि नंबर देने वाला खुश होकर आपको पूरे नंबर ना दे। एक आपने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से तारीफ़ लिखी है। ये तो पहला कानून है। और दूसरा कानून न्यूटन का है कि जब हम क़ुव्वत लगाते हैं किसी चीज़ पर, उसको धक्का देते हैं, मशीन के ज़रिए क़ुव्वत लगाते हैं, किसी बैल के ज़रिए लगाते हैं या ख़ुद लगाते हैं, तो जितनी क़ुव्वत ज़्यादा लगाएंगे जिस्म पर, उतनी ही उसमें तेज़ी ज़्यादा पैदा होगी। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसरा। इसरा का मतलब होता है तेज़ी। कुरान करीम में ये बहुत दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ आओ, दौड़ कर तेज़ी से अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ आओ। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है, तेज़ी से हिसाब लेने वाला है। तो इसका मतलब है तेज़ी, जल्दी। तो इसरा का मतलब तेज़ी, एक्सेलरेशन इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ पर क़ुव्वत लगाते हैं, गाड़ी पर, रेड़ी पर, छकड़े पर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, तो क़ुव्वत दो तरह से, एक तो हाथ से लगाई जाती है, दूसरी किसी मशीन के ज़रिए से लगाई जाती है, जानवर के ज़रिए से लगाई जाती है। तो जब किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाई जाती है तो उस जिस्म में इसरा पैदा होता है। इसका मतलब है कि जब हम क़ुव्वत लगाते हैं
किसी जिस्म पर तो उस जिस्म में तेज़ी पैदा होती है। जितनी ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे उतनी उसमें ज़्यादा तेज़ी पैदा होगी, ये इसका मतलब है। और लेकिन शर्त ये है इसमें भी कि वो जो जिस्म है उसमें जो मिक़दार मादा है उसमें कमी बेशी ना हो, वो यकसा रहे। मसलन हम साइकिल पर क़ुव्वत लगा रहे हैं, साइकिल की जो मिक़दार मादा है, जो तोल है उसका किलोग्राम में, उसमें तब्दीली ना आए। यानी हम तजुर्बा करने जा रहे हैं, पहले हमने एक क़ुव्वत लगाई है साइकिल पर, फिर देखा कि कितनी उसमें तेज़ी पैदा हो गई है, फिर क़ुव्वत और बढ़ाई है, तेज़ी उसमें और ज़्यादा हो गई है, यानी रफ़्तार उसकी और ज़्यादा बढ़ गई है, फिर और क़ुव्वत लगाई है, फिर और रफ़्तार बढ़ गई है। तो उसके जो इस तजुर्बे के दौरान, हमारे इस तजुर्बे के दौरान उसकी मिक़दार मादा में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम बोझ लाद दें और फिर तजुर्बा करते रहें। और इसके अलावा किसी और चीज़ पर, कोई फुटबॉल है या कोई भी चीज़ है, उस पर क़ुव्वत लगा रहे हैं, तो इस क़ुव्वत के दौरान उस चीज़ की मिक़दार मादा में, तोल में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये है इसके अंदर जो फ़लसफ़ा है। तो इसको भी मंजूम शक्ल में, शायरी की शक्ल में इस तरह से बयान किया जा सकता है कि लगती है किसी जिस्म पे जब भी कोई क़ुव्वत, लगती है किसी जिस्म पे जब भी कोई क़ुव्वत, कर देती है उस जिस्म में इसरा ये पैदा। यानी जब भी किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगती है तो उस जिस्म में तेज़ी पैदा कर देती है, इसरा पैदा कर देती है। तो लगती है किसी जिस्म पे जब भी कोई क़ुव्वत, कर देती है उस जिस्म में इसरा ये पैदा। इस क़ुव्वत व इसरा में है एक रास्त तनासुब। रास्त तनासुब, सीधी निस्बत। तनासुब का मतलब निस्बत होती है, रास्त का मतलब सीधा होता है, जैसे रास्त गोई, साफ साफ बात करना। तो इस क़ुव्वत व इसरा में है एक रास्त तनासुब, यानी क़ुव्वत बढ़े और उसके साथ इसरा भी बढ़े, यानी तेज़ी भी बढ़े। इसका मतलब क़ुव्वत कम हो तो तेज़ी में भी कमी आए। इसका मतलब है कि क़ुव्वत में और इसरा में रास्त तनासुब है, सीधी निस्बत है। एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो जाएगी। तो इस क़ुव्वत तो इसरा में है एक रास्त तनासुब, गरचे न पड़े तोल में कुछ फ़र्क ज़रा सा, यानी तोल में फ़र्क नहीं आना चाहिए। इस तजुर्बे के दौरान हमारे क़ुव्वत लगाकर तेज़ी जो हम उस जिस्म की मापते हैं, इसके दौरान उसके तोल में फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। लगती है किसी जिस्म पे जब भी कोई क़ुव्वत, कर देती है उस जिस्म में इसरा ये पैदा। इस क़ुव्वत तो इसरा में है एक रास्त तनासुब, गरचे न पड़े तोल में कुछ फ़र्क ज़रा सा। तो ये है न्यूटन का दूसरा कानून। तो इसके अलावा आपने तीसरा कानून भी पढ़ा होगा। बहुत आसान लोग समझते हैं इसको, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि जितना लोग रट्टा लगा के याद कि अमल और रद्द अमल आपस में बराबर होते हैं और सिमत में मुखालिफ होते हैं। इसको अगर हम समझें, अमल और रद्द अमल, अमल मैं चल रहा हूँ, साथ साथ बातें भी कर रहा हूँ। ये ज़मीन पर मैं अपना पाँव रखता हूँ, ज़मीन पर पाँव रखते हुए मैं ज़मीन पर क़ुव्वत लगाता हूँ, और ज़मीन रद्द अमल के तौर पर मुझ पर क़ुव्वत लगाती है जिससे मैं चलता हूँ। इसी तरह परिंदे उड़ते हैं, परिंदे अपने पर के साथ हवा पर क़ुव्वत लगाते हैं और हवा रद्द अमल की क़ुव्वत परिंदे पर लगाती है जिससे परिंदा उड़ता है। इसी तरह बहुत सी मिसालें हम दे सकते हैं। तो अमल और रद्द अमल आपस में बराबर, यानी जो मैं क़ुव्वत लगाता हूँ ज़मीन पर पाँव से, और ज़मीन फिर रद्द अमल के तौर पे मुझ पर क़ुव्वत लगाती है, ये दोनों क़ुव्वतें बराबर हैं और सिमत में मुखालिफ हैं। सिमत में मुखालिफ है, सीधी बात है, मैं ज़मीन पर लगा रहा हूँ, ज़मीन नीचे की तरफ लगा रहा हूँ और ज़मीन मुझ पर लगा रही है ऊपर की तरफ। तो ये अमल और रद्द अमल
आपस में बराबर लेकिन समत में मुखालिफ होते हैं। ये न्यूटन का तीसरा कानून है। लेकिन इसको मैं पहले आपको मंजूम शक्ल में बताता हूँ और फिर उसकी थोड़ी सी तशरीह करता हूँ कि जितना लोग इसको आसान समझते हैं उतना ये आसान नहीं है। इसके अंदर भी थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं। तो इसको शायरी की शक्ल में इस तरह से बयान किया जा सकता है कि एक जिस्म लगाता है दूजे पे जो एक कुव्वत, एक जिस्म लगाता है दूजे पे जो एक कुव्वत, और दूजा भी लगाएगा पहले पे वही कुव्वत। जितनी मैं ज़मीन पे लगाता हूँ ज़मीन मुझ पर उतनी ही लगाएगी। एक जिस्म लगाता है दूजे पे जो एक कुव्वत, और दूजा भी लगाएगा पहले पे वही कुव्वत, मिक़दार में यकसा है। यानी जो कुव्वत है, दोनों कुव्वतें मिक़दार में यकसा हैं पर समत मुखालिफ है। एक है अमल की, दूजी रद्द अमल की कुव्वत। मिक़दार में यकसा है पर समत मुखालिफ है। एक का नाम अमल की कुव्वत है और दूसरे का नाम रद्द अमल की कुव्वत है। तो इसको मैं इकट्ठा इस तरह से आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ दोबारा कि एक जिस्म लगाता है दूजे पे जो एक कुव्वत, दूजा भी लगाएगा पहले पे वही कुव्वत, और मिक़दार में यकसा हैं पर सिमत मुखालिफ है। एक है अमल की दूजी रद्द अमल की कुव्वत। तो ये तो इसकी मंजूम शक्ल थी। अब मैं इसमें नुक्ता समझाता हूँ। एक सवाल पहले आपसे करता हूँ, फिर ये नुक्ता समझाता हूँ। वो सवाल ये है कि मैं तो चल रहा हूँ, ज़मीन पर पाँव से कुव्वत लगाता हूँ नीचे की तरफ, और ज़मीन मुझ पर कुव्वत लगाती है ऊपर की तरफ। मैं कहता हूँ इसलिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जितनी मैं ज़मीन पर कुव्वत लगाता हूँ उतनी ही ज़मीन मुझ पर लगाती है, तो मुखालिफ भी है ये दोनों कुव्वतें। तो फिर मैं चलता कैसे हूँ? इन दोनों कुव्वतों को तो आपस में एक दूसरे को ज़ायल कर देना चाहिए। कुव्वत भी उतनी ही है, मैं ज़मीन पे लगाता हूँ, ज़मीन मुझ पे लगाती है, एक जैसी है, लेकिन एक दूसरे को ज़ायल नहीं करती। ज़ायल कर देना चाहिए। मुखालिफ कुव्वतें हैं, बराबर हैं, जब लगती हैं तो उनको एक दूसरे को वो ज़ायल हो जाना चाहिए, ज़ायल कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जवाब है कि बेशक बराबर कुव्वतें जब मुखालिफ समत में लगती हैं तो यकीनन वो एक दूसरे को ज़ायल कर देती हैं, ज़ाया कर देती हैं, बेअसर कर देती हैं। लेकिन यहाँ जब मेरी कुव्वत ज़मीन पर लगती है पाँव से और ज़मीन की मुझ पर लगती है, ये अलग अलग वक्तों में लगती है। अगर एक ही वक्त में लगे तो तब तो ज़ायल कर दे, लेकिन अलग अलग वक्तों में लगती है। मैं ज़मीन पे पहले लगाता हूँ और उसके बाद ज़मीन मुझ पे लगाती है। अगर एक ही वक्त में ये दोनों लगें तो फिर तो ज़ायल कर दें, लेकिन अलग अलग वक्तों में लगती हैं, इसलिए ये एक दूसरे को ज़ायल नहीं कर पाती। तो ये है इसके अंदर छुपा हुआ राज, छुपा हुआ फ़लसफ़ा, जो आपको न्यूटन का तीसरे कानून को आसानी से समझा देगा। और उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो सबक है वो आपको याद हो गया होगा। और अगर इस अंदाज़ में मुझे बताएं भी कि इस अंदाज़ में अगर साइंस पढ़ाई जाए, सादा सादा से अल्फाज में, और शायरी की उसमें चाशनी शामिल की जाए, तो मेरा ख्याल है कि समझते हुए दिलो दिमाग में कोई फ़रहत के आसार, खुशी के आसार भी साथ साथ नुमायाँ होते हैं।